नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। अभी हम चर्चा कर रहे थे ये पाठ फर्स्ट के चित्र विषय के बारे में, कला और प्रकृति के बारे में। तो कला और प्रकृति का क्या संबंध रहा है? कला, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, कला मनुष्य की उस अभिव्यक्ति का नाम है जिसे वह बलशाली प्राकृतिक शक्तियों से प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रस्तुत करता है। उसके बाद जैसे कला प्रकृति की सहचरी रही है। अब हम जैसे आगे हम चर्चा कर रहे हैं कि लघु चित्रों में प्रकृति, मध्यकाल की जैसे भारतीय जो मूर्तिकला और चित्रकला भी प्रकृति अंकन की विशेषताओं से सराबोर रही है। पेड़ों की लहराती शाखाओं और टहनियों के नीचे बल खाते शरीर, सौष्ठव से युक्त शाल भंजिकाओं का चित्रण प्रकृति के से कलाकार की नज़दीकी दर्शाती रही है। मूर्तिकला में प्रकृति चित्रण में के हमें और भी उदाहरण मिलते हैं। और जब मध्यकाल के लघु चित्रकला पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रकृति जैसे कला की सहचरी बनकर प्रत्येक लघु चित्र का अंग बन गई हो। और लघु शैली के अधिकांश चित्रों में इंद्रधनुषीय एवं नीले रंगों से सजा आकाश, शांत पहाड़ियों, सघन पेड़ पौधों, नदी, तालाब, कलरव करते पक्षियों एवं वन्य जीवों का अंकन इस तथ्य का प्रतीक है कि प्राकृतिक परिवेश ने लघु चित्रकला की विभिन्न शैलियों को जैसे जीवन प्रदान किया है। इनमें चित्रित टीलों, पहाड़ियों, सरिताओं, वन्य जीवों के अतिरिक्त अशोक, पीपल, बड़ और आम कुंजों की चट्टानें कलाकार की अभिव्यक्ति में चार चांद लगा दिए हैं। और मुगल काल में बने लघु चित्रों को देखने से पता चलता है कि प्राकृतिक उपादानों तथा पेड़, पहाड़, नदी, नालों तथा पक्षियों से युक्त इस शैली के चित्रों में भी कलाकारों ने प्रकृति के या प्रकृति से प्राप्त प्रेरणा प्राप्त की। और जहांगीर की भांति मुगल चित्रकला के आश्रयदाता तथा मंसूर जैसे दरबारी चित्रकार भी प्रकृति के प्रति पर्याप्त आकर्षित थे। इन चित्रकारों ने अनेक वन्य जीवों तथा पशु पक्षियों का अंकन किया। जब हम राजस्थानी लघु चित्रों की शैली में बने चित्रों पर विचार करते हैं या दृष्टिपात करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो कलाकारों को प्रकृति के और भी करीब पाते हैं। उदयपुर, जैसे उदयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर, किशनगढ़ और कोटा बूंदी आदि शैलियों में बने अनेकानेक चित्रों का जो आधार है वो प्रकृति को बनाया गया है, जिनमें बादल, पहाड़, विभिन्न पेड़ पौधे, नदी के जल में तैरते कमल, हिरण, गाय आदि वन्य जीव, अनेक प्रकार के पक्षी आदि इन चित्रों की शोभा बने हैं। लघु चित्र शैलियों में बने चित्र कलाकार और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों के जीवंत साक्षी रहे हैं। और वे यह सिद्ध करते हैं कि कलाकार किसी भी युग में प्रकृति से अलग होकर नहीं रह सका। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रही है कि कलाकार और प्रकृति एक दूसरे के पूरक रहे हैं। राजस्थान के लघु शैलियों में 12 मासा तथा राग रागनियों की जो चित्र श्रृंखलाएँ सीरीज उपलब्ध होती है, उनमें तो प्रकृति अपने उन्मुक्त रूप में मुखरित हुई है। और इन चित्रों का सीधा संबंध प्रकृति से है, क्योंकि बदलते मौसम में परिवर्तन होने वाले मानव व्यवहार को ये चित्र अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उजागर करते हैं, जिनमें मिलन, विरह, आवेग, संवेग और प्रकृति जन्य मानवीय प्रवृत्तियों के ये चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण रहे हैं। प्रकृति इनसे और ये प्रकृति से निरंतर जुड़े हुए हैं। मानव और प्रकृति के भावपूर्ण संबंधों को कलाकारों ने इनमें आकर्षक अभिव्यक्ति प्रदान की है। दूसरी ओर भारतीय कला में प्रकृति और कला सदैव से ही एक दूसरे के पूरक रूप में कार्य करते रहे हैं। यहाँ तक कि स्वतंत्र भारतीय गणराज्य ने जिस मौर्यकालीन अशोक स्तंभ के ऊपरी परिघ को अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ग्रहण किया, उसमें 4 सिंगों की
आकृतियों को उकड़ू बैठे हुए चारों ओर, चारों दिशाओं में मुख किए हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार चौकी के सामने वाले भाग में चारों दिशाओं के प्रतीक के रूप में 4 पशुओं, हाथी, अश्व, वृषभ व सिंह को अंकित किया गया है। इस प्रकार भारतीय कला सदैव से प्रकृति से अनुप्रमाणित होती रही है और भारतीय दर्शन में भी प्रकृति की महानता और उसकी विशालता को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे कि चित्रकला की रचना सर्वप्रथम ब्रह्मा ने की और उन्होंने एक राजा के पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पुत्र का चित्र बनाकर उसे प्राणदान किया। अतः भारतीय दृष्टिकोण में प्रकृति की रचना ईश्वर ने की। यहाँ जैसे हम कहते हैं भारतीय, या जहाँ से महान दार्शनिक, यहाँ हम जैसे एक महान दार्शनिक प्लेटो भी कुछ इसी प्रकार का कथन करते हैं। उनके अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। अब यहाँ जैसे एक विद्वान है वहाँ के पश्चिम के विद्वान, तो वो कहते हैं प्लेटो, तो वो कहते हैं कि जैसे कला सत्य की अनुकृति है, यानी सत्य जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, नेचर है, जो प्रकृति है, तो वो कहते हैं कि कला सत्य की अनुकृति अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसी ब्रह्मा की अनुकृति है और यह प्रकृति उसी सत्य की अनुकृति है और कला उसी की अनुकृति करती है। भारतीय कला का एक अभिन्न अंग संगीत भी रहा है। संगीतकारों ने संगीत की ध्वनियाँ प्रकृति से ही ग्रहण की है, ऐसा माना जाता है। प्रकृति का अन्य प्रयोग यहाँ सौंदर्य के आदर्श को ग्रहण करना भी रहा है और भारतीय कलाकारों ने अनेक प्राकृतिक उपमानों को सौंदर्य के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। यहाँ एक अरस्तु कहते हैं, कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण है। ये भी पश्चिम के विद्वान हैं, अरस्तु, प्लेटो और अरस्तु। तो जो ये कहते हैं कि कला प्रकृति की जो सौंदर्यमय अनुभव है उनका अनुकरण है। भारतीय कलाकारों की भांति चीनी कलाकारों ने भी मानव को प्रकृति का ही एक अंग माना है। यहाँ जैसे चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण की परंपरा को ग्रहण किया गया। शुंगकालीन प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार काओसी ने दृश्य चित्रण के बारे में अपने कुछ विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। संभ्रांत विचारे वालों व्यक्तियों को दृश्य चित्रण बहुत ही प्रिय हैं, क्योंकि पर्वत, जल धाराएँ ही उनके लिए वह स्थान है जहाँ चरित्र की श्रेष्ठता को संस्कार मिलता है। गुदगुदाते हुए प्रपात यानी झरने, कीड़ारत मछलियाँ, कलोलित सरिताएँ उनके लिए संगीत जैसा आनंद प्रदान करती है। और यहाँ एक प्रसिद्ध यूरोपियन चित्रकार एनरी मातेस के अनुसार कलाकार को प्रकृति का मनन करना चाहिए। वे कहते हैं कलाकार को प्रकृति का मनन करना चाहिए और अपने को उसकी लय के साथ तदाकार कर लेना चाहिए। अतः प्रकृति से वो कहते हैं एन आर्टिस्ट मस्ट मेडिटेट नेचर, ही मस्ट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ इट्स रिदम। अतः प्रकृति से हमें लय के साथ साथ अनेक प्रकार के भाव भी ग्रहण करते हैं। जैसे तूफान के आने पर हम भय का अनुभव, आतंक, भय, जैसे तूफान के आने पर भय का भाव, आतंक का भाव ग्रहण करते हैं। शीत ऋतु में शीत का आभास करते हैं। तो प्रकृति का प्रयोग शुद्ध प्रकृति चित्रण के रूप में भी हुआ है। इसका चित्रण काव्य में सर्वप्रथम वाल्मीकि ने भी प्रारंभ किया और प्रकृति का एक अन्य प्रयोग पृष्ठभूमि के रूप में भी हुआ है। पृष्ठभूमि में प्राकृतिक चित्रण से तात्पर्य है जैसे कि प्रकृति से ही चित्र को भर देने से नहीं होता, वरन जैसे महारास के अंतर्गत शरद पूर्णिमा का दृश्य भगवान श्री कृष्ण की रासलीला को जैसे और भी अधिक सुंदर और प्रभावशाली बना देता है, उससे मायने रखता है। और रहस्यवादी कलाकार प्रकृति में प्राय
पार ब्रह्म और परमेश्वर का दर्शन करता है। और यहाँ तक कि कवियों ने भी प्रकृति का ही मानवीकरण ही कर दिया है। चित्रकला में जैसे प्रकृति का चित्रण प्रयोग किया है, लैंडस्केप पेंटिंग के रूप में यूरोप में सर्वप्रथम प्रभाववाद के अंतर्गत प्रारंभ हुआ। प्रभाववादी कलाकार बहुत प्रातःकाल से ही खेतों या खुले मैदानों में, तालाबों के किनारे और पेड़ों के नीचे जाकर बैठते, धूप तथा प्रकाश के बदलते हुए उसके प्रभावों को अपने कैनवास पर उतारा करते थे। तो इन कलाकारों ने प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रांकन किया, जिनमें जैसे माने, मोने, पिसारो आदि कलाकारों ने प्रकृति चित्रण से ही प्रभाववाद का प्रारंभ किया। तो इस प्रकार जैसे प्रकृति प्रेमी चित्रकारों ने अपने चित्रों में प्रकृति को सामान्यतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो प्रमुख रूपों में भी चित्रित किया। धन्यवाद। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।